इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि क्रिया यानी कि वर्ब किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है और क्रिया कितने प्रकार के होता है और इनके प्रकार का परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि क्रिया यानी कि वर्ब कहते किसे हैं। तो देखिए, जिस शब्द से किसी काम के बारे में होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। क्या? तो जिस शब्द से किसी काम के होने या फिर उसके बारे में बोध हो उसे ही क्रिया कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जाना हो गया, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जाना, तो इससे क्या मालूम चल रहा है कि जाने का काम कोई कर रहा है। या फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पढ़ना, यह सब क्या है? यह सब क्रिया है, यानी कि पढ़ने का काम हो रहा है। तो जिस शब्द से किसी काम के बारे में होने का बोध हो उसे ही क्रिया कहते हैं। इसमें बहुत सारा आ जाएगा, पढ़ना, उसके बाद जाना, हंसना, रोना, खेलना, लिखना, पढ़ाना, यह सब क्या है? तो यह सब क्रिया है। अब हम लोग जानते हैं कि क्रिया के कितने भेद होता है। तो देखिए, कर्म, जाति तथा रचना के आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होता है। पहला होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। क्रिया के कितने भेद होता है? तो क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होता है। पहला होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। अब हम एक एक करके इन दोनों का परिभाषा भी जानेंगे कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका परिभाषा यह है कि जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर किसी दूसरी जगह पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस क्रिया में कर्म रहता है उसे ही सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जिस क्रिया में कर्म रहता है उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे और जिस क्रिया में कर्म नहीं रहेगा उसे अकर्मक क्रिया कहेंगे। अब कर्म कैसे रहता है और कैसे नहीं रहता है यह समझिए। देखिए, जैसे में यहाँ पर है कि तुम पढ़ते हो, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पढ़ना जो है यह कर्म है और इसका फल क्या कह रहा है कि जिस क्रिया में कार्य का फल यहाँ पर जो पढ़ना है इसका फल कर्ता पर न पढ़कर किसी दूसरी जगह पड़ता है उसे ही कौन सी क्रिया कहते हैं? उसे ही कहते हैं सकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर है कि तुम पढ़ते हो, तो यहाँ पर कर्ता कौन हो गया है? यह हो गया है तुम। उसके बाद यह कह रहा है कि पढ़ते हो, तो क्या पढ़ते हो? किताब पढ़ते हो, ठीक। तो इसका जो फल है ना पढ़ने का, यह किताब पर पढ़ रहा है या फिर कॉपी पर कुछ पर पढ़ रहा है, लेकिन तुम पर नहीं पढ़ रहा है। तो इस तरह के जो भी क्रिया होता है जिसमें कार्य का फल कर्ता पर न पढ़कर किसी दूसरे जगह पर पड़ता है उसे ही सकर्मक क्रिया कहते हैं। या फिर इसे हम दूसरी भाषा में इस तरह से कह सकते हैं कि जिस क्रिया में कर्म रहता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि राम खाना खाता है, यहाँ पर खाता यह क्रिया हो गया और क्या खाता है? तो खाना खाता है। खाना पर इसका फल पड़ रहा है, ठीक। तो इसलिए यह कौन सा क्रिया हो गया? यह हो गया है सकर्मक क्रिया। इसके बाद इसका अगला प्रकार है, यानी कि अगला भेद है अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया क्या है? तो देखिए, अकर्मक क्रिया ना सकर्मक क्रिया के ठीक उल्टा है। इसका परिभाषा यह है कि जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर ही पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या? तो जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर ही पड़ता है, कहीं दूसरी जगह पर नहीं पड़ता है, उसे ही अकर्मक क्रिया कहते हैं। और इसका क्या खास गुण है? तो यह है कि अकर्मक क्रिया में कोई कर्म नहीं रहता है। देखिए, यहाँ पर इसके नाम में ही इसका परिभाषा है। अ का मतलब हुआ कि नहीं और कर्म, तो जिस क्रिया में कोई भी कर्म नहीं रहता है उसे ही अकर्मक क्रिया कहते हैं और जिस क्रिया में कर्म रहता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इस तरह से हम इसका चाहे तो आसान भी परिभाषा दे सकते हैं। अब देखिए, जैसे में कि श्याम रोता है, तो यहाँ पर यह जो क्रिया है रोना वह हंसता है। यहाँ पर जो क्रिया है हंसना, इसका फल कहीं दूसरी जगह पर नहीं पड़ रहा है, डायरेक्ट श्याम पर ही पड़ रहा है कि श्याम रो रहा है। उसके बाद यहाँ पर है हंसना, तो कौन हंस रहा है? तो वह हंस रहा है, ठीक। लेकिन इसी जगह पर यह होता कि राम आम खाता है, तो यहाँ पर जो खाना क्रिया होता है उसका फल राम पर न पड़कर किस पर पड़ता? तो वह पड़ता आम पर। तो इस तरह के जिस क्रिया में देखिए कोई भी कर्म नहीं रहता है
उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? तो उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो कर्मक क्रिया क्या है? तो जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर ही पड़े या फिर जिस क्रिया में कोई कर्म न हो उसे ही अकर्मक क्रिया कहेंगे।